हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग करने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इनरिच योर नॉलेज फॉर फिजिक्स और आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो परसेंटेज होता है डे बाई डे वो इनहांस होते जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ेंगे तो बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग द चार्जेस 2 × 10⁻⁶ एंड 3 × 10⁻⁶ प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो जो फोर्स के वैल्यू होता है दो चार्ज के बीच में कितना होता है फार्मूला, इसका फार्मूला दिखेंगे तो K_Q1Q2/r² हो जाता है। वैल्यू पुट करना है तो K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। जो Q1 चार्ज दिया है मेरा कितना है 2 × 10⁻⁻6 दिया है और Q2 का वैल्यू कितना दिया है 3 × 10⁻⁻6 है। और वहीं पे डिस्टेंस की बात कर लेंगे तो 30 सेंटीमीटर है तो इसको 0.3 मीटर कह सकते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे आया 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 3 3 × 9 इंटू 10⁻⁻2। 9 एंड 9 विल गेट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। 9 × 11 - 12 तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू 0.6 न्यूटन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज 0.6 न्यूटन। Moving ahead, 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square of side 20 cm. What is the electric force on a charge of 1 microcoulomb placed at its center? एक दिया है स्क्वायर और ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्या रखा हमने चार्जेस को रख दिया है और इन चार्जेस का वैल्यू आपको गिवन है कितना दिया है QA का जो वैल्यू दिया है ये दिया है आपका -2 माइक्रोकूलम। वहीं पे चार्ज B दिया है इसका वैल्यू दिया है -5 माइक्रोकूलम। वहीं पे C जो चार्ज दिया है इसका वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम नेगेटिव में और अगेन QD जो दिया है ये कितना दिया है -5 माइक्रोकूलम। जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है वो कहाँ रखा है वो इस स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये स्क्वायर दिया है, ये पॉइंट P है और ये चार्ज के वैल्यू हो जाएगा +1 माइक्रोकूलम हो जा रहा है। ध्यान से देखेंगे जितना इसको -5 माइक्रोकूलम उधर अट्रैक्ट करेगा उतना ही -5 इधर से अट्रैक्ट करेगा। जितना -2 माइक्रोकूलम यहाँ अट्रैक्ट करेगा उतना ही -2 माइक्रोकूलम इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा और ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा एंड यू विल रियलाइज कि ओवरऑल जो नेट फोर्स का वैल्यू है इस चार्ज के ऊपर में वो वैल्यू कितना हो जा रहा है, नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जा रहा है। अगला सवाल है कि सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है और ये गिवन है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड -2.5 × 10⁻⁷ कूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू इतना दिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके आपको बताना है। देखो दो चार्ज दिया है, यहाँ पे चार्ज QA दिया है और यहाँ पे चार्ज कितना दिया है QB दिया है। कोऑर्डिनेट कितना है इसका तो 0 0 और ये कितना दिया है -15 सेंटीमीटर दिया है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और ये कितना दिया 15 सेंटीमीटर है। बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए कितना हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और ये होता है जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो पॉजिटिव जो चार्ज दिया है वो कितना है 2.5 है इंटू 10⁻⁷ और -15 और +15 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और 30 इंटू कितना होगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। तब 25 से 3 में करोगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना। ये वैल्यू हो जाएगा 25 थे कितना हो जाएगा 75 और ठीक है और इतना हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा -9 तो लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू। तो ये हट जाएगा और ये वैल्यू कितना लिखोगे 10 टू द पावर -8 लिखोगे और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट होता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ -q से होता है +q की तरफ। ये डायरेक्शन होता है किसका तो ये डायरेक्शन हो जाता है आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, मतलब P वेक्टर का डायरेक्शन ये आपको देखने को मिलता है। मूविंग अहेड अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बोला है कि पॉलीथीन पीस दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि रब कर दिया गया जिसकी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम। देन द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन पॉलीथीन कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा रबिंग हो या कुछ भी हो तो उसमें जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है N ही हो जाता है। N का वैल्यू कितना हो जाता है Q/E हो जाता है। तो Q की वैल्यू कितनी दी हुई है तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 है इंटू 10⁻⁻6 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 है इंटू 10⁻⁻19। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा तो 10⁻⁻6 और यहाँ से हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो डायरेक्टली बेस था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne जो कॉन्सेप्ट होता है इस पर और वो लगाते ही आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं इसमें। तो अगला जो पॉइंट दिया है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻² मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट। द टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी आप ड्रॉप करते हो तो इसका यू का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है? कि नीचे की तरफ कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे लग जा रहा होगा। तो फॉर्मूला तो हमारा वही होता है, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस कितना हो जाएगा? हाफ AT²। एस आया कितना? h, u का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? हाफ AT²। तो टाइम t का वैल्यू कितना हो जाएगा? ते वैल्यू हो जाएगा √2h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। t का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2h बाई g हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, सॉरी यार, जी नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे। और एक्सेलरेशन ए कितना होता है? तो न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं, सेकेंड लॉ से, फोर्स बाई मास होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो फोर्स कितना होता है? QE डिवाइडेड बाई मास कितना हो जाता है? m हो जाता है। अब सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻−19 हो जाता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 6 × 10⁴ दिया है। एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 9 × 10⁻−31 अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू मेरा आ जाता है एक्सेलरेशन का। अब क्या होता है कि हमें निकालना है टाइम, तो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 × कितना डिस्टेंस चलना है, तो h के वैल्यू जो आना है, इसका वैल्यू दिया है 2 × 10⁻² दिया है, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19 इंटू 6 × 10⁴ डिवाइडेड बाई कितना है? 9 × 10⁻31। जब इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 1.94 इंटू 10⁻9 सेकेंड इसका आ जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर नीट में ऐसा सवाल पूछता है तो डेटा इतना आसान देगा कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द चार्जेस Q, यहाँ पे दिया है -Q और ये चार्ज Q दिया है। तो पूछा गया कि -Q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जैसे ही देखा हमने ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ये इधर से अट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा। तो KQ1Q2/r², तो KQ2/L², अगेन KQ1Q2/r², तो कितना हो जाएगा? KQ2/L² हो जाएगा। दो इक्वल फोर्स, याद रखना कि दो इक्वल फोर्स हो और एंगल कितना हो? 60 डिग्री हो। यहाँ पे इसका वैल्यू मान लेते हैं f दिया और ये दिया f, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाता है ना 60 डिग्री पे, ये वैल्यू हो जाता है √3f हो जाता है। और दूसरा होता है कि दो फोर्स दिया है, एक फोर्स यहाँ है और एक फोर्स यहाँ दिया है, क्योंकि आप AIPMT नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सब याद होना चाहिए। 120 डिग्री पे होता है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होता है ना, ये f के बराबर हो जाता है। 2 पॉइंट याद रखना है, दो इक्वल फोर्स अगर 60 डिग्री पे तो √3f हो जाता है, और एक 120 पे है तो f के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों वैल्यू सेम दिया है और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो डायरेक्टली रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और एक की वजह से कितना हो गया? फोर्स KQ2/L²। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, Q² हो जाएगा, और K का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0L² हो गया। सो द आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, √3 Q²/4πε0L²। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द 7 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बात आपको बताना है। बोला है कि फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। ये हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, मतलब ऑप्शन 1 सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ Q चार्ज दिया है, इसकी वजह से पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ऑप्शन 2 भी सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, यस दैट्स ऑल्सो ट्रू। ये पॉइंट चार्ज दिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? चारों तरफ निकलता है ऐसा, तो ये सिमेट्री कैसा होता है? स्फेरिकल सिमेट्री होता है। तो थर्ड भी सही है। फोर्थ है कि टेस्ट चार्ज की एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स F, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज। ये स्क्वायर दिया है तो ये नहीं ना होगा, तो फोर्थ गलत हो जाएगा। और पूछा था कौन सा गलत है, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट जो लिखा है वो कैसा है? रॉन्ग दिया है यहाँ पे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द करेक्ट स्टेटमेंट बताया ना। टाइम ऑफ फॉल कितना हो गया, फोर्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बात करना है। देखो सबसे पहला बात होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में खास बात क्या होता है, एक प्रोटॉन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन का भी चार्ज E होता है और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज E होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन के मास से ग्रेटर होता है।
तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कि फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कैसा होगा, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सेम होगा, बिकॉज फोर्स कितना होता है, क्यू होता है। और यहाँ पे बोला फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्रोटॉन इज मोर, तो ये ऑप्शन कैसा होगा, गलत ना हो गया। फोर्स तो चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होता है। वहीं पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे प्रोटॉन का, तो ये कितना हो जाएगा, यही जो फोर्स लग रहा है क्यू लग रहा है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, फोर्स क्यू हो गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखने से हमको पता चलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो दिया है ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्सेलरेशन लेस हो जाएगा। और h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो नीचे आने का टाइम कितना होता है, 2h/n हो जाता है। तो एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो टाइम किसका लगेगा, कम, इलेक्ट्रॉन का। और टाइम ज़्यादा किसको लगेगा, प्रोटॉन को लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम दिया है। बोला टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इज मोर फॉर इलेक्ट्रॉन, बोला इलेक्ट्रॉन को तो लेस लग रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाई प्रोटॉन इज मोर, लेकिन नहीं, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन तो कैसा हो रहा है, लेस हो जा रहा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा मूविंग थ्रू द सेम डिस्टेंस आर इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिलता है किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम डिस्टेंस चलना है तो फोर्स का वैल्यू तो क्यू दोनों में सेम होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो डी हो गया ये भी सेम हो गया। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर में लगने वाला फोर्स है वो सेम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा जो मिलेगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फील्ड लाइंस कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस ही बात है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपका गिवन है तो इस पर टेंजेंट हम प्लॉट करते हैं तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस डेफिनेटली, बिकॉज ये दिया है मेरा फील्ड लाइंस, तो ये पॉइंट अगर x लेते हैं और ये पॉइंट हम y लेते हैं तो x में क्लोज दिया है y के कंपेरिजन में, तो x पे फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर, y पे कैसा हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। थर्ड है फील्ड लाइंस क्राउडेड नियर द वीक, नहीं, क्राउडेड जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जहाँ पे ये दूर दूर होता है वहाँ पे कैसा हो जाता है, वहाँ पे वीक हो जाता है। तो ऑप्शन 3 गलत है। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा इसमें गलत है ये आपको चुनकर यहाँ पे बताना है, फिगर आउट करना है। तो गलत स्टेटमेंट कैसे आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ऑब्वियसली, क्योंकि क्रॉस जहाँ पे कर जाएगा उस जगह पे कितना हो जाता है, 2 डायरेक्शन हो जाता है फील्ड का, और एक ही जगह पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। कैसे फॉर्म कर सकता है, ये पॉजिटिव से शुरू होता है निगेटिव पे चला जाता है, तो फील्ड लाइंस कभी भी आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला वो भी कैसा है, सही है। ये स्टेटमेंट सही, ये सही। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि चार्ज पार्टिकल चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी टेकन टू बी ए कंटिन्यूस कर्व। अब चार्ज नहीं है कहीं पे तो पॉजिटिव से शुरू हुआ चलते जा रहा है, नेगेटिव होता तब तो टर्मिनेट होता ना, और जब कुछ नहीं है तो चलते जाएगा। तो इस केस में कैसा होगा, कंटिन्यूस कर्व होगा। तो ऑप्शन 3 भी सही दिया है। बोला फील्ड लाइन्स अराउंड अ सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइन्स पिक्टोरियली। अब देखो ये बात तो गलत बोल दिया, ये पॉजिटिव है, यहाँ से निकलने वाला फील्ड लाइन्स एक दूसरे को ऐसा रिपल्सन करते रहता है, समझे, और ये पॉजिटिव दिया हुआ है, और सबका अपना फील्ड लाइन्स निकल रहा है यहाँ पे, तभी तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे पैरेलल नहीं होता है, यहाँ पे एक दूसरे को रिपल्सन करते होता है। तो कैसा कोई सीन नहीं हो रहा कि पैरेलल लाइन्स यहाँ जनरेट हो रहा है। तो ऑप्शन 4 गलत हो गया, और गलत हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बोला कि डाइपोल कंसिस्ट 2 चार्जेस Q एंड माइनस Q, ऐसा दिया है। ये चार्ज दिया है Q है, और एक दिया माइनस Q और दूसरा चार्ज Q दिया, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें पूछा है डाइपोल की वजह से पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो दरअसल में क्या होता है कि हम लोग जो याद रखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखते हैं एक्सियल पे, ये कितना होता है अपने जो नॉलेज में है, ये KP बाई कितना हो जाता है, RQ हो जाता है, और E जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये डायरेक्टली KP बाई RQ हो जाता है। लेकिन ये दोनों का दोनों जो फॉर्मूला है ना किसके लिए है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है। अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं होना तो उस केस में जो एक्सियल होता है ना वहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है 2KPR डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, R² माइनस A² होता है ना, इसका होल स्क्वायर होता है, और इसी का अप्रॉक्सीमेशन होता है। इसी में R का वैल्यू जब मच ग्रेटर कर देंगे तो नीचे R⁴ हो जाएगा, कैंसिल होकर वो आ जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2PR, और K का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 4πε0, तो हो गया R² माइनस A² टू द होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये मोस्ट जनरल फार्मूला याद रखिएगा एक्सियल पॉइंट पे, और इसी के अप्रॉक्सीमेशन होता है जब शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, जहाँ पे R क्या हो जाता है, मच ग्रेटर हो जाता है।
अगला सवाल दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है, ई एक्स के वैल्यू 100x टू द पावर 1/2 है, वाई और जेड के वैल्यू 0 दिया हुआ है। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सोन। तो कभी भी कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है ना, इसमें जो इंटर करने वाला फ्लक्स होता है ना, जो इंटर कर रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं और एग्जिट वाले को पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स की तरफ है तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो फेस हुआ यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करेंगे E1 का, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 की पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। वहीं पे दूसरा वाला फेस है, यहाँ पे लिखेंगे 100 और ये डिस्टेंस 3 और 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा इस वाले फेस पे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 4 की पावर कितना कर देंगे, 1/2, और 4 की पावर 1/2 2 होता है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स हो जाएगा लेफ्ट वाले फेस से हो जाएगा प्लस में राइट वाले फेस से। लेफ्ट वाले से इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा और एरिया, और राइट वाले से एग्जिट कर रहा है तो E2 इंटू एरिया हो जाएगा। एरिया का वैल्यू बात करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 से कितना होता है, 9 हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लेफ्ट वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 दिया है और एरिया का वैल्यू 9 दिया है, वहीं राइट वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, 200 है और एरिया का वैल्यू 9 दिया है। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स। अगर इसी में हमें पूछता है कि कितना चार्ज इनक्लोज है, तो क्या करते हैं, इसी फ्लक्स के वैल्यू क्यूब एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देते हैं और चार्ज इनक्लोज भी यहाँ पे हम बता सकते थे। अगला जो क्वेश्चन दिया है मेरा, ये है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज़ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्रोटॉन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 mm कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से कि अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है तो सबसे पहला बात हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। इनफाइनाइट चार्ज जो होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r हो जाता है। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग फोर्स का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, और जो लैम्डा है इसके वैल्यू 4 इंटू 10⁵ दिया है, और जो डिस्टेंस r है इसका वैल्यू कितना है, 10 mm है, विच मीन्स 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -3 ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें जब आप देखते हो आगे की तरफ बढ़ते हो तो इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 9 8 जा कितना होगा, 72 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा, -2 9 तो 11 11 इतना दिया, ऊपर में 5 और चला जाएगा तो 11 5 कितना होता है, 16 होता है। इतना हो गया न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बोला है कि प्रोटॉन रखना है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, क्यू लगता है। प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया 72 इंटू 10⁻16, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 72 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना, 16 3 19, तो कितना हो गया, -3 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 115.2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, 115 इंटू 115 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1.152 हो जाएगा और 10 की पावर -1 हो जाएगा। इतना न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, जिस फॉर्म में ऑप्शन लिखा हुआ है उसी फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा ना। चलो अब अगला पॉइंट है, बोला कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेंबल। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स होता है कूलम्स लॉ का यूज़ करके निकालते हैं, वो फार्मूला होता है k Q1 वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस निकालते हैं तो Gm1m2/r² होता है। तो क्या आपको देख कर नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पास है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, जो कूलम्स लॉ होता है न्यूटन्स लॉ को रिसेंबल करता है। अब इसके बाद जो पॉइंट हमारा दिया है, बोला कि पॉइंट चार्ज क्यू है, इसका मास स्मॉल m है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट एंड रिलीज्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t है। आपको किसी वक्त लगे कि पेस फास्ट है तो पॉज करके फिर से दोबारा उसको सुन लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो पॉइंट यहाँ पे है कि ये बोला है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट दिया हुआ है, तो सीट की वजह से हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू यूनिफॉर्म होता है, मतलब ये वैल्यू होता है σ/2ε0। अब कोई भी चार्ज यहाँ पे क्यू अगर आप रखते हैं तो क्यू पे क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, क्यू ही लगेगा ना। तो इस फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा ना, F/m हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, QE/ कितना हो जाएगा, m हो जाएगा ना। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे तो t टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा u + at हो जाएगा। u का वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन कितना है, QE/m हो गया और टाइम हो गया t। एंड हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ½ m v² होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ½ m हो गया
और v के जगह पे कितना हो गया, क्यू ई बाई एम हो गया इंटू टी का होल स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया और नीचे में कितना हो गया, m हो गया। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m है, इसको छोड़ दो और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो सिग्मा बाई हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और ये कितना होगा टी स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा m हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिसका वैल्यू 0.02 माइक्रोकूलम है सेपरेटेड बाय 2 mm। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैक्सिमम टॉर्क इज व्हाट। सबसे पहला है कि इसका डाइपोल मोमेंट अगर निकालें तो ये कितना होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और चार्ज कितना दिया है 0.02 और माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 mm विच मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है कैलकुलेट कर लिया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 6 3 9 2 11 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट। यहीं पे जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पी ई साइन थीटा हो जाता है और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है तो ये कितना साइन थीटा 1 हो जाता है, पी इंटू ई हो जाता है। वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज़ 4 इंटू 10⁻11 और वहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना दिया है, इसका वैल्यू 107 आपका गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 10⁻7, इट्स नॉट 107, जस्ट राइट इज 10⁻7 दिया हुआ है। तो वैल्यू कितना हो जा रहा है 10⁻7 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻7 है तो ये पॉजिटिव में दिया है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये -4 होगा, 7 4 11 होता है ना, इतना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका टॉर्क दिया है तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, न्यूटन होता है और मीटर होता है। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन स्फेरिकल सेल गिवन चार्ज 4 microcoulomb uniformly distributed over its surface, considered a point P outside the cell at a distance 2 meter from the surface, the radius of cell is 1 meter, then electric field at this point। देखो अगर आप स्फेरिकल सेल कंसीडर करते हो, यू आर हैविंग एन स्फेरिकल सेल, तो इसकी एक खासियत ये होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर ये स्फेरिकल सेल दिया, इसका रेडियस r दिया है, ये कोई पॉइंट P दिया जिसका डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसका 0 होता है जब r का वैल्यू लेस देन r होता है इनसाइड के लिए, और बाहर के लिए बात करते हैं तो कितना होता है KQ/r² जब r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है। और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ वेरिएशन का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है, याद रखिएगा। ये ग्राफ अंदर में नहीं एग्जिस्ट करता है, कहाँ से शुरू होता है r=r से, और ये ऐसा बढ़ते चला जाता है। तो बाहर में क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा KQ/r² हो जाएगा। K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि हमको निकालना है बाहर वाले पॉइंट पे, और 4 इंटू 10⁻6 इसमें क्या दिया चार्ज है, और डिस्टेंस कितना है बाहर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10⁻3, और 10⁻3 को किलो कहते हैं तो 9 किलो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा वैल्यू। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, 10⁻3 के बदले किलो आ गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल दिया है मेरा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, बोला है फिगर शोज द ट्रैक ऑफ 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऑल चार्जेस आर इक्वल इन वैल्यू, विच पार्टिकल हैज मोर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑन एंटरिंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन द प्लेट्स। देखो इसमें एक ही बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो भी चार्ज यहाँ पे इंटर कर रहा है ना, ये चार्ज इंटर करने के बाद इसमें क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, और हर एक चार्ज हॉरिजॉन्टल में मोशन करना शुरू करता है। तो इक्वेशन के हिसाब से S = UT प्लस क्या होता है हाफ AT², तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो y हो गया, और वर्टिकल में तो कोई वेलोसिटी नहीं तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू, और एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है QE बाई कितना हो जाता है m, और टाइम t निकालना है तो टाइम t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, स्पीड ना हो जाता है। और स्पीड कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी K से चलना शुरू किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये वैल्यू हो जाता है हाफ mv² होता है, तो v का वैल्यू कितना हो जाता है, वैल्यू होता है √2k/m ना हो जाता है। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, जो डिस्टेंस चला है यहाँ पे जो सबके लिए सेम है, मान लीजिए इसका लेंथ कितना है x और इसका वैल्यू l ले लो,
तो डिस्टेंस चला एल हो गया और स्पीड का वैल्यू कितना है 2k/m है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा एल इंटू एम बाई क्या हो जाएगा 2k ना हो जाएगा। देयरफॉर जो डिफ्लेक्शन है इसका फॉर्मूला कितना हो गया हाफ हो गया, और ये लिखेंगे QE/m हो जाएगा, और ये स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर में m हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पे देखोगे आप मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अल्टीमेटली, जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पे बचा है QE हुआ एल स्क्वायर हुआ, नीचे कितना 2 2 जा 4k ना हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सबका बोला है कि 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थ्रू फिगर शोज द ट्रैक ऑफ 3 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल चार्जेस आर इक्वल इन वैल्यू, मतलब चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और डिस्टेंस एल चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या काइनेटिक एनर्जी ना हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में दिया है 1/k दिया है, मतलब जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम होगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा कम हो जाएगा। और बोला है इसमें क्या है कि हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, तो मोर काइनेटिक एनर्जी उसका होगा जिसका डिफ्लेक्शन क्या हुआ सबसे कम हुआ, तो सबसे लिस्ट डिफ्लेक्शन को इसका दिख रहा है, थर्ड वाले का ना दिख रहा है, सबसे थोड़ा डिफ्लेक्ट किया है, तो ये तभी ना पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और इसको ऐसे लेमन के लैंग्वेज में समझ सकते हो कि फील्ड में इंटर किया, बहुत काइनेटिक एनर्जी का मतलब बहुत तेज चल रहा है, तो बहुत तेज चला तो मुड़ने का टाइम नहीं मिला, उससे पहले ही बाहर निकल गया, तो सबसे कम डिफ्लेक्शन उसका होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी कंक्लूड करके इसका आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है इतना, तो रेडियस की बात करते हैं तो कितना हो जाता है डायमीटर का आधा हो जाता है। हैड सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका वैल्यू कितना दिया है 90 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो बोला कि व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। देखो फ्लक्स का जब भी बात करेंगे ना तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है जो टोटल Q/ε0 ना होता है, हमें यहाँ पे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, और चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और एरिया का जब भी बात होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले कर दो 90 हो गया, और माइक्रो का कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶, और ये कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा ना, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये हो गया 4π, और एरिया की जगह पे रेडियस होगा 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो फ्लक्स Q/ε0 होता है, Q का वैल्यू रखो 90 × 10⁻⁻6 इंटू कितना हो जाएगा 4π इंटू क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ε0 का वैल्यू होगा 8.854 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आता है 2.87 इंटू 10⁸ आ जाता है, ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And the last question is incorrect statement among the following is Gauss law is useful in calculating the electric field when the system has some symmetry। Absolutely correct statement है, कहीं से कोई इसमें फ्लॉज नहीं है, कोई गलती नहीं है। Gaussian surface can pass through a continuous charge, continuous से पास कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, रॉड से पास करता है। Gauss law is based on the inverse square law, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन situation when the surface is so chosen that some charges are outside the Gaussian surface and some inside, then electric field whose flux appear on the left side is the only due to the charges on the closed surface। नहीं, ये जो ऐसा दिया है, अंदर मान लीजिए चार्ज Q1 Q2 दिया और बाहर में चार्ज Q3 दिया Q4 दिया है, तो इस केस में जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो कौन सा E.ds लगाते हो, और इसका वैल्यू कितना होता है Q इनक्लोज बाई ε0 होता है ना। तो इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या हो जाता है, ये होता है ड्यू टू बोथ द चार्जेज इनसाइड एंड आउटसाइड, लेकिन यहाँ जो लगते हैं वो क्या होता है सिर्फ चार्ज जो इनसाइड होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, और आई होप आपका ये अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, एनसीईआरटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।